गांव के उत्तर कोने पर धूप में झुलसती एक झरझर झोपड़ी खड़ी थी। दीवारों में गहरी गहरी दरारें थीं, मानो वक्त ने खुद अपने पंजों से उन्हें नोचा हो। ऊपर का छप्पर जगह जगह से टूटा हुआ था, जैसे किसी टूटे हुए सपने की बिखरी हुई किरचें। उसी झोपड़ी के साये में एक आदमी बैठा था, थकी मगर ममता भरी नजरों से अपनी छोटी सी बेटी के सिर पर हाथ फेर रहा था। वह था शिवाल, गांव का सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती लेकिन सबसे गरीब इंसान। ऊपर आसमान में सूरज गुस्से से आग उगल रहा था। धरती अंगारों की तरह तमतमा रही थी। हवा ने जैसे हार मान ली थी। न कोई झोंका, न कोई राहत। चारों ओर एक डरावनी सी खामोशी थी, जो गरीबों के घरों में पसीने, भूख और टूटे हुए अरमानों की गंध के साथ घुली हुई थी। शिवाल की आंखों में थकान नहीं थी, वहाँ एक जिद थी, एक मौन वादा था, अपनी बेटी को एक बेहतर कल देने का, चाहे इसके लिए उसे अपनी हड्डियां ही क्यों न गला देनी पड़े। यह सूरज हर रोज मेरी ईमानदारी को तपा कर रख देता है, लेकिन मैं क्या करूं? पिताजी ने जो आदर्श दिए थे वो तो यही सिखाते हैं, जो भी पाना है मेहनत और सच्चाई से पाना है। तभी उसकी पत्नी सपना हाथ में पानी की बोतल लिए आती है। थोड़ा पानी पी लो, तुम्हारा चेहरा तो एकदम अंगारे जैसा हो गया है। इतनी भीषण गर्मी में भी काम कर रहे हो। खेत में केतारी के बीज तो बो दिए हैं सपना, मगर पानी नहीं मिला तो वो भी सूख जाएंगे। आसपास की सारी नहरें, कुएं, तालाब सब सूख चुके हैं। अब फसल को पानी कहाँ से दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों ना आप बगल वाले खेत में खुद का कुआं खोद लो। अब भी तो मई का महीना ही है। जून आते आते गांव की बची खुची नहरें भी सूख जाएंगी। फिर क्या करोगे? इससे पहले ही कुआं तैयार कर लो। तुम ठीक कह रही हो सपना, मैं कल से ही कुएं की खुदाई शुरू कर दूंगा। उसी गांव में शिवाल का छोटा भाई रहता था, जिसने दूसरों से बेईमानी करके अपना महल जैसा घर खड़ा कर लिया था। जितना वह बेईमान था, उतना ही पत्थर सा कठोर दिल भी था। देख भाई, गांव में सबसे बड़ा दूध का ठेका मैंने ले लिया है, और वह भी मिलावट वाले पाउडर से दूध बनाकर। कोई पकड़ नहीं सकता मुझे। असली कमाई तो दिमाग और चालाकी से होती है। पर भाई, तेरा बड़ा भाई तो आज भी खेतों में पसीना बहा रहा है। क्या कभी उसे अपनी तरह बनाने की कोशिश नहीं की? वो बड़े भैया हैं, राम जैसे सीधे। कहते हैं हराम का पैसा घर नहीं टिकता, पर देखो मेरा महल तो आसमान छू रहा है। आपने कभी अपने भाई से मदद क्यों नहीं मांगी? इतना पैसा है उसके पास। मदद वो नहीं होती जो रिश्तों की लाज उतार दे। और वैसे भी मैं अपने बच्चों को यह सिखाना चाहता हूँ कि पसीने की कमाई में जो मिठास है वो झूठ के पैसों में नहीं मिलती। बाहर तापमान अब भी आसमान को छू रहा था, लेकिन शिवाल के माथे का पसीना जैसे उसकी सच्चाई का मुकुट बन चुका था। वह अपने खेतों की तरफ बढ़ रहा था, धूप से लड़ता, उम्मीद के बीजों को देखने। तभी रास्ते में उसका छोटा भाई घनश्याम सामने आ गया। भैया अब तो मान जा, ये जमाना ईमानदारी का नहीं रहा। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे की बारिश है, और तू है फटे कपड़े, सूखी थाली, तपती दोपहरी के साथ। तेरे पास सब कुछ है घनश्याम, बस एक चीज नहीं है, चैन। तू अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है कि झूठ बोलो, मिलावट करो और अमीर बनो? याद रखना, पैसा मिट्टी जैसा है, जब तक सिर पर है ऊंचाई देता है, जब गिरता है कीचड़ बना देता है। शिवाल अकेला खेत के बीचों बीच हाथ में फावड़ा थामे जिंदगी और उम्मीद के बीच खुदाई कर रहा था। हर चोट के साथ मिट्टी उड़ती थी और उसके माथे पर पसीने की धार और तेज होती जाती थी। अगर इस साल भी बारिश कम हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। कुआं तो खोद कर ही मानूंगा, चाहे जान भी चली जाए, पर बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। दोपहर का वक्त, तपती धूप आसमान से अंगारे बरसा रही थी। पास ही से एक चरवाहा गुजर रहा था, जिसने शिवाल को इस हाल में देखा तो रुक न सका। शिवाल भैया, ये क्या कर रहे हो? सूरज सिर पर है, शरीर जल रहा है, कम से कम कुछ खा पी लो। समय नहीं है भाई, हर मिनट कीमती है। अगर यह कुआं अगले महीने तक नहीं बना तो खेत भी मरेगा और हम भी। चरवाहा सिर झुकाकर चुपचाप चला गया। शिवाल फिर अकेला रह गया, अपनी जिद, अपनी उम्मीद, अपनी लड़ाई के साथ। कुछ देर बाद उसके पैरों में लड़खड़ाहट आने लगी, चाल धीमी पड़ने लगी। सूरज की लपटों के बीच कुछ घंटे बाद वह वहीं खेत के बीचों बीच धड़ाम से गिर पड़ा। फावड़ा पास पड़ा था, उसका शरीर तप रहा था, होंठ सूख कर फटने लगे थे।
इसी बीच सपना दूर से दौड़ती हुई आई। हाथ में पानी की बोतल थी, आंखों में डर और दिल में दुआ। शिवाल जी, ओह शिवाल जी आँख खोलिए, देखिए मैं आई हूँ। आपने वादा किया था ना, मायावती को पढ़ाना है, उठिए ना उठिए। शिवाल की सांसें अब बहुत धीमी हो गई थीं। वह एक बार हल्के से आंखें खोलता है। सपना, कुआं बनाना है, बच्चे भूखा ना रहे। कुछ नहीं चाहिए हमें, बस आप चाहिए। घर चलिए, मैं सब संभाल लूंगी। शिवाल की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं, उसकी सांसें थम जाती हैं और तभी सपना की चीख उस वीरान आसमान में गूंज जाती है। शिवाल की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और सपना की आंखों से आंसुओं की धार थमने का नाम नहीं ले रही थी। वह एक कोने में बैठी थी, टूटी हुई, बिखरी हुई। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा पसरा था। उस घर में अब वह आवाजें नहीं गूंजती थीं, जो शिवाल के होने का एहसास कराती थीं। बेटे की मासूम बातें अब सपना के दिल को बार बार छलनी कर रही थीं। मैं हार नहीं मानूंगी शिवाल जी। आपकी मौत उस अधूरे कुएं की खुदाई करते हुए हुई है। मैं इसे पूरा करके रहूंगी। अगली सुबह सपना ने कांपते हाथों से कुदाल उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर पांवों में अटूट जिद थी। वह चुपचाप कुएं की ओर बढ़ गई, फिर अकेले ही अधूरे कुएं की खुदाई शुरू कर दी। दिन निकले, रातें बीती, हाथों में छाले पड़े, पैर थककर जवाब देने लगे, पर सपना रुकी नहीं। और आखिरकार कई दिनों की तपस्या के बाद धरती ने भी दया दिखाई। कुएं से पानी फूट पड़ा। ठंडी मीठी धारा देखकर पूरा गांव दंग रह गया। अब गांव में खबर फैल चुकी थी। उधर शिवाल का भाई घनश्याम लालच से भरा अपने घर में बैठा था। रागनी, अब पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। सारे तालाब, कुएं सूख चुके हैं। गांव वाले पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर मैं पानी का व्यापार शुरू कर दूं, तो मेरी कमाई आसमान छूने लगेगी। पर आप पानी का व्यापार करोगे कैसे? दूर दूर तक तो पानी का नामो निशान नहीं है। अरे मूर्ख रागनी, तुम्हें क्या पता? सपना भाभी ने कुआं खुदवाया है और उसमें पानी भी आ गया है। अब देखो कैसे मैं वहां से अपनी कमाई का सोता बहाता हूँ। फिर घनश्याम सपना के घर पहुंचता है। उसके चेहरे पर बनावटी संकोच था और शब्दों में छुपा लालच। भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहते हुए खुद ही शर्मिंदा हो रहा हूँ। वो कुएं वाली जो जमीन है, बाबूजी ने मेरे नाम कर दी थी। शायद भैया ने आपको बताया नहीं होगा। घनश्याम जी, अगर वह जमीन आपकी थी तो बंटवारे में आपने उसे क्यों नहीं लिया? और आपके भैया ने भी इस जमीन के बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे भरोसा नहीं है कि वह जमीन आपकी है। देखिए भाभी, भैया की गरीबी देखकर मैंने ही वो जमीन भैया को रखने दी थी, पर अब मजबूरी में वह जमीन मुझे वापस लेनी होगी। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं कागज भी साथ लाया हूँ, देख लीजिए। मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मैं ये कागज आज रख लेती हूँ और कल सुबह ही मुखिया जी के पास जाकर इसे दिखाऊंगी। ठीक है सपना भाभी, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा कहकर घनश्याम वहां से चला जाता है। अगली सुबह होते ही सपना कांपते हाथों में कागज थामे मुखिया जी के पास पहुंचती है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुखिया जी पहले से ही घनश्याम के पैसों की मोह में फंस चुके थे। मुखिया जी, ये कागज देखकर बताइए कि इस पर क्या लिखा है। सपना, इस कागज पर लिखा है कि जिस खेत में तुमने कुएं की खुदाई की है, वह खेत घनश्याम का है। ये सुनते ही सपना का चेहरा फक पड़ जाता है। उम्मीदों का आसमान जैसे अचानक भरभरा कर गिर पड़ा हो। वह भारी कदमों से टूटे दिल के साथ वह कागज लेकर घर लौटती है। आंखों में आंसुओं का सैलाब थामे हुए वह अपनी मेहनत से बने कुएं को घनश्याम के हवाले कर देती है। उधर घनश्याम कागज को हाथ में लहराते हुए खुशी खुशी अपने महल नुमा घर में पहुंचता है। अब देखो रागनी, मैं पानी का व्यापार कैसे करता हूँ। गांव वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और मैं बनूंगा उनका मालिक। मेरे जैसे को कहते हैं दिमाग वाला। दिमाग वाला नहीं कहते हैं, ऐसे कहते हैं बेईमान वाला। ज्यादा अपने आप को होशियार मत समझो। आज जो यह चमचमाती साड़ी पहन रखी है और होठों पर जो लाली लगा रखी है, वह सब इसी पैसे की बदौलत है। फिर घनश्याम अपने नौकरों से कहलवाता है और पूरे गांव में ऐलान करवा देता है। सुनो गांव वालों, सुनो, अब आप सबकी पानी की समस्या खत्म। घनश्याम भैया के कुएं से पानी ले जाओ, बस पैसे चुकाओ और पानी घर ले जाओ।
गांव भर में हलचल मच जाती है। लोग चौंक कर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। कौन बेच रहा है पानी? घनश्याम कहता है कि कुआं उसका है, अब जो चाहे पैसे देकर पानी ले जाओ। जब उसका पति मर गया था तब भी सपना ने हार नहीं मानी थी। खुद मिट्टी ढोई थी, खुद पत्थर हटाए थे, तब जाकर पानी निकला था। और आज यह घनश्याम कैसे मालिक बन गया? जब यह सारी बातें सपना के कानों तक पहुंचती हैं, तो उसका दिल जैसे मसल कर रह जाता है। उसे यह सोचकर गहरी तकलीफ होती है कि जिस कुएं को उसने अपने खून पसीने से सींचा था, आज वही किसी और के लालच का जरिया बन गया है। पानी ले जाओ भाई, 10 रुपये में 50 लीटर पानी ले जाओ। पैसे दो, पानी लो, वरना प्यासे रहो। गांव वालों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। खेतों में दरारें पड़ गई थीं। गांव का हर कोना घनश्याम की जेब भरने का जरिया बन चुका था। एक दिन गांव में धूल उड़ाते रास्ते से एक बूढ़ा थका हुआ साधु बाबा आया। कमर में एक छोटा सा झोला लटका था, पांवों में घिसी हुई चप्पलें थीं, माथे पर भस्म की रेखाएं और आंखों में तेज था, पर चेहरा थकावट और पसीने से भीगा हुआ था। बिना रुके बाबा सीधे घनश्याम के कुएं के पास पहुँचे। बेटा, बड़ी प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे दो, भगवान भला करेगा। बाबा, भगवान भी भला तभी करेगा जब उसके पास पैसे होंगे। यहाँ पानी मुफ्त नहीं मिलता। 10 रुपए दो, फिर पानी मिलेगा। मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, बस एक लोटा पानी चाहिए। तो जा बाबा, बिना पैसे के यहाँ पानी नहीं मिलेगा। यहाँ दया धर्म नहीं चलता। बाबा का चेहरा उतर गया। थकी आंखों में जो थोड़ी सी उम्मीद बची थी वह भी बुझ गई। चुपचाप बाबा वहाँ से मुड़ गए। बाबा अगले घर पहुँचे। बहन, एक लोटा पानी दे दो इस बाबा को, बड़ी प्यास लगी है। माफ करना बाबा, अब तो हम खुद खरीद कर पानी पीते हैं, तुम्हें कैसे दें? बाबा की चाल और धीमी पड़ गई। वह फिर अगले घर बढ़े। तीसरे घर में भी वही बेरुखा जवाब मिला। अब बाबा के पांव थक गए थे। उम्मीद का दीपक बुझने के कगार पर था। लड़खड़ाते कदमों से वह गांव के सबसे गरीब घर की तरफ बढ़े। वह घर था सपना का, जहाँ न दौलत थी न कोई ठाठ, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और उसमें सोने जैसा दिल। सपना अपनी झोपड़ी में बैठी थी। धूप की तपिश से भी ज्यादा जिंदगी की तपिश उसके चेहरे पर थी। तभी बाबा उसके दरवाजे पर आए। बेटी, एक लोटा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यासा हूँ। सपना ने बिना कोई सवाल किए, बिना कोई शब्द बोले, घर के कोने में रखे घड़े तक गई, जहाँ बस आखिरी कुछ घूंट पानी बचा था। उसने वही पानी लाकर बाबा के सामने रख दिया, जैसे वह अपने प्राणों का सबसे कीमती हिस्सा सौंप रही हो। बाबा, ये लीजिए, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वह अब आपका है। बाबा ने कांपते हाथों से पानी लिया, घूंट घूंट करके पिया। फिर थके हुए चेहरे पर एक गहरी शांति आई। बाबा ने आंखें मूंद लीं और आकाश की ओर सिर उठाकर कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर अपना पुराना झोला खोला और उसमें से एक छोटा सा मिट्टी का मटका निकाला, जो लाल कपड़े से ढका हुआ था। बेटी सपना, तूने सच्चे दिल से एक प्यासे को जल पिलाया है। यह मटका मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप देता हूँ। नहीं बाबा, मुझे ये मटका नहीं चाहिए। मैं इसका क्या करूँगी? घर में कुछ भी नहीं है, ये खाली पड़ा रहेगा। बेटी, यह मटका साधारण नहीं है, यह मेरी साधना का फल है। इससे जो भी सच्चे दिल से मांगोगी वह मिलेगा। पानी, दूध, अन्न, घी, जो भी। मगर याद रखना, जब जो मांगो वह मिल जाए तो इस मटके को तुरंत लाल कपड़े से ढक देना, वरना यह कभी नहीं रुकेगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। सपना ने श्रद्धा से मटका अपने पास रख लिया। बाबा ने आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे धुंध में ओझल हो गए। अगली सुबह सपना भय मिश्रित उत्सुकता से मटके को देखती रही। फिर हिम्मत जुटाकर बोली, मटका मटका, एक लोटा पानी दे दो। अचानक मटके के अंदर से छपा छप की आवाज आई और पल भर में मटका पानी से भर गया। सपना की आंखें हैरानी से फैल गईं। अब ढक देती हूँ, बाबा ने यही कहा था। वह जल्दी से लाल कपड़ा मटके पर ढक देती है। मटका तुरंत शांत हो जाता है। अब सपना रोज जरूरत के मुताबिक मटके से मांगने लगी। दूध, आटा, दाल, और हर बार मटका उसे वहीं देता। गांव में धीरे धीरे चर्चा होने लगी, पर सपना ने किसी को सच नहीं बताया। उसे बाबा की बात याद थी, जरूरत के लिए इस्तेमाल करना, दिखावे के लिए नहीं। कुछ महीने बाद सपना का घर अब बदल चुका था। जहाँ कभी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहाँ अब पक्की ईंटों की फर्श बिछी थी।
खाली कोने में अब एक बड़ी राशन दुकान सजी थी। आटा, चावल, तेल, दाल, मसाले, साबुन, सब कुछ मौजूद। गांव वाले अब लाइन में लगकर सपना की दुकान से सामान खरीदने आने लगे। सपना बहन, तुम्हारे यहाँ का सामान तो सेठ की दुकान से भी सस्ता और बढ़िया है। सपना बहन, तुम्हारे पति बहुत ही ईमानदार थे और तुम्हारे देवर घनश्याम उतना ही बेईमान। देखो, उसका व्यापार अब ठप हो गया है। बेईमानी का फल देर से सही पर मिलता जरूर है, और ईमानदारी का फल देर से सही पर कभी अंधेर नहीं होता। घनश्याम यह सब बातें पास ही खड़ा होकर सुन रहा था। उसकी आंखों में जलन की आग भड़क उठी। वह मन ही मन सोचने लगा, आजकल सपना भाभी के बड़े चर्चे हो रहे हैं और मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। क्यों ना सपना भाभी की दुकान में ही आग लगा दूं। ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। उसी रात घनश्याम चुपके से सपना की दुकान में आग लगा देता है और चुपचाप घर जाकर सो जाता है। सुबह होते ही गांव में अफरा तफरी मच जाती है। चारों तरफ हाहाकार। सपना की दुकान जलकर भस्म हो चुकी थी। जब सपना को यह खबर मिलती है तो उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वह टूटी हिम्मत के साथ अपने आंगन में मटके के पास जाकर बैठ जाती है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी मटके से धीमी लेकिन मजबूत आवाज आती है, क्यों रो रही हो? मैं हूं ना, हिम्मत मत हारो। जो चाहिए मांगो, रास्ता बनाओ। जो जैसा करेगा उसे उसका फल जरूर मिलेगा। यह आवाज सपना के दिल में नई उम्मीद की लौ जगा देती है। आंखें पोंछती है और दोबारा अपने राशन के व्यापार को खड़ा करने की ठान लेती है। जल्द ही सपना फिर से दुकान खोल देती है। उसकी जिद, उसका संकल्प गांव वालों के बीच मिसाल बन जाता है। उधर घनश्याम भीतर ही भीतर जलकर खाक हो रहा था। वह बड़बड़ाता है, आखिर सपना भाभी ऐसा क्या करती है कि इतनी जल्दी दोबारा खड़ी हो जाती है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात के समय और सपना के घर के पास जाकर खिड़की से झांकने लगा। उसने देखा सपना मटके के सामने बैठी थी। मटका मटका 2 बोरी चावल दे दो। मटके से 2 बड़ी बोरियां चावल की निकलती देख घनश्याम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह हक्का बक्का रह जाता है और हैरान होकर से खुद से कहता है, मैं कितना मूर्ख था। जड़ तो यह मटका है और मैंने दुकान जलाकर सोचा कि सब खत्म हो जाएगा। असली जादू तो इस मटके में है। अब ये मटका मेरा होगा। फिर घनश्याम चुपके से खिड़की से घुसता है और सपना के आंगन से मटका चुरा लेता है। उसके चेहरे पर जीत का वहशी मुस्कान तैर रही थी। अब देखो असली बादशाह कौन बनता है। घनश्याम मटका लेकर घर पहुंचता है। बेताबी में अपनी पत्नी और बेटे को जगाता है और उत्साह से चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी उठो, अब हमें इस गांव से निकलना है। हमारे पास बिना मेहनत किए सब कुछ होगा। देखो ये मटका, ये चमत्कार है। अरे, इतनी रात को कहाँ ले जा रहे हो? पहले साफ साफ तो बता दो क्या हो रहा है। तुम बोलती बहुत हो, बस थोड़ी देर में सब जान जाओगी। चलो अभी। कुछ दूर चलने के बाद वे तालाब के किनारे पहुंचते हैं। घनश्याम, रागनी और उनका बेटा अजय एक छोटी सी नाव में बैठते हैं। मटका भी उनके साथ रखा है। नाव धीरे धीरे बहती है। सामने एक नया गांव दिखाई देने लगता है। नाव की हल्की हलचल के बीच घनश्याम अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। रागनी हैरान होकर कहती है, क्या जी, इस मटके से सच में सब कुछ मिलेगा? हाँ देखो, अभी मटका 5 बोरी चावल दे दो। अगले ही पल मटके से चावल निकलने लगते हैं। घनश्याम का बेटा अजय खुश होकर कहता है, पापा पापा, मटका से आइसक्रीम मांगो ना। घनश्याम हंसते हुए बोलता है और जैसे ही मटका से आइसक्रीम मांगता है, ठंडी मीठी आइसक्रीम भी निकलने लगती है। अब चावल और आइसक्रीम से नाव भरने लगती है। नाव डगमगाने लगती है। अरे, अब तो नाव भारी हो रही है। पानी अंदर आ रहा है। आइसक्रीम भी पिघल रहा है। घनश्याम घबराकर चिल्लाने लगता है, रुक जा मटका, बस कर, बंद हो जा। लेकिन मटका नहीं रुकता, क्योंकि घनश्याम ने बाबा की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। उसने मटके को लाल कपड़े से नहीं ढका था। अब चावल, आइसक्रीम सब कुछ नाव में गिरते जा रहे थे। नाव बुरी तरह डगमगा रही थी। पानी अंदर घुसने लगा था। धीरे धीरे नाव डूबने लगी। घनश्याम, रागनी और अजय मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन लालच ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। पानी ने सब कुछ निगल लिया। घनश्याम और उसका पूरा परिवार पानी में डूब गया। उधर सपना
जो मेहनती और ईमानदार थी। भले ही उसके पास अब मटका नहीं था, लेकिन उसने जो भी पाया था उसे अपने पसीने और मेहनत से दुगना कर लिया था। वह सादगी से, आत्मसम्मान के साथ जीने लगी थी, बिना लालच के, बिना धोखे के। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। लालच बुरी बला है। लालच एक ऐसी आग है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है, रिश्ते भी, सपने भी। सच्ची दौलत मेहनत, ईमानदारी और सब्र से बनती है। जो दूसरों का हक छीनते हैं, वक्त उनका हिसाब खुद कर देता है, और जो अपना पसीना बहाते हैं, वक्त उन्हें ऐसा वरदान देता है जिसे कोई छीन नहीं सकता।